साथियों नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं विकास केसरी। साथियों, इस समय जो बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा हुआ है, उसका सबसे बड़ा वजह जो है प्रशांत किशोर जी की बढ़ती लोकप्रियता, उनकी बढ़ती संगठन क्षमता और बिहार के युवाओं और बिहार की जनता द्वारा उनको मिलता हुआ भरपूर प्रेम, भरपूर सहयोग, इन सभी चीज़ों को देखकर बिहार के नेता, चाहे आरजेडी के हो या बीजेपी के हों, दोनों पार्टियों के नेता एकदम पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। उन्हें अपनी करारी हार, यहाँ तक कि जमानत जब्त होने का भी डर सताने लगा है, क्योंकि बिहार के 1990 से 2005 के बीच 15 साल तक जो जंगल राज रहा और उसके बाद नीतीश कुमार जी के सुशासन के नाम पर भ्रष्टाचार, करप्शन का जो राज रहा 17 साल, इन दोनों को देखकर जनता उब चुकी है। उग्र होने के मूड में है जनता। पिछले 33 सालों में हमारी उम्र जो है अभी 36 साल के आसपास है। हमने जब जन्म लिया बिहार की धरती पर और तब से लेकर आज तक बिहार में छोटे मोटे बदलाव को छोड़ दिया जाए तो कोई अमूलचूल कोई परिवर्तन हमारे बिहार में नहीं हुआ। आज भी बिहार में पलायन की स्थिति ज्यों की त्यों है। हमारे गांव में हमारे जितने भी दोस्त मित्र हैं, वो सब रोजगार के लिए कोई दिल्ली में है, कोई गुड़गांव में है, कोई विदेश गया है। सभी लोग जीवन यापन के लिए अपने गांव से पलायन कर गए हैं। बस बूढ़े बुजुर्ग ही हमारे गांव में रह गए हैं और गिने चुने 2-4 युवा हों। साथियों, प्रशांत किशोर जी ने 2 अक्टूबर 2022 से गांधी आश्रम भेतिहरवा से जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत की है। जन सुराज का मतलब प्रशांत जी बताते हैं कि जनता का राज, न आरजेडी का राज, न बीजेपी का राज, न किसी पार्टी का राज, ये जनता का राज है। इसी के लिए उन्होंने अपनी यात्रा का नाम जो है जन सुराज यात्रा रखी है। मतलब जनता का राज, जनता का बोलबाला। साथियों, आज से 107 साल पहले हमारे देश के एक बड़े महापुरुष, जिसे महात्मा गांधी, बापू, राष्ट्रपिता के नाम से हम सभी जानते हैं, उन्होंने इसी गांधी आश्रम से, इसी भेतिहरवा गांव से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चंपारण के ही एक समृद्ध किसान थे, शुक्ला जी। उनके विशेष आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण में आने का निर्णय लिया था और उनके आने के बाद वहां पे जो 3 कठिया प्रथा थी, हर 1 बीघे में 3 कट्ठा नील की खेती करनी जरूरी होती थी। इसका एक कानून था, अंग्रेजों द्वारा 135 साल पहले थोपा गया कानून, जिससे वहां के किसान बहुत त्रस्त थे। उनको शोषित किया गया अंग्रेजों के द्वारा और इस शोषण से गांधी जी ने मुक्ति दिलाई थी।
ये देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं, प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए 2 अक्टूबर 2022 से अपनी जन स्वराज यात्रा शुरू की है। साथियों, उन्होंने अभी 200 किलोमीटर की पदयात्रा पूर्ण कर लिए हैं और वे कहते हैं कि वे अपने 200 किलोमीटर के पदयात्रा का अनुभव साझा करते हैं मीडिया के सामने। उन्होंने 10 बातें बताई जो बिहार में और बिहार की वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान परिस्थिति को परिकल्पित करती है। उन्होंने सबसे पहले पलायन का मुद्दा रखा, बेरोजगारी। वे कहते हैं कि गांवों में 70% युवा अपने रोजगार के लिए गांव से पलायन कर चुके हैं। हर बिहार के हर गांव से की यह स्थिति है। 70% युवा गांव से बाहर, चाहे वो दिल्ली हो, सूरत हो, गुड़गांव हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, कलकत्ता हो, अपने भरण पोषण के लिए, अपने जीवन यापन के लिए वो अपने गांव से दूर चले गए हैं। तो पहली बात, बेरोजगारी एक समस्या काफी दिनों से है और जब से ये जंगल राज और सुशासन का करप्शन राज आया तब से ये और बृहद रूप ले चुकी है। दूसरी बात उन्होंने बताया शिक्षा, जो हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, पूरी जनता, पूरे समाज के लिए जरूरी है। दूसरी मुद्दा उन्होंने शिक्षा के लिए, ना स्कूल ढंग का है, न टीचर हैं, न स्कूल के बिल्डिंगें हैं, न कुर्सी है, न टेबल है। माने किसी भी स्कूल को उन्होंने सुदृढ़ नहीं पाया अभी 200 किलोमीटर के पदयात्रा के बाद। तीसरी बात उन्होंने स्वास्थ्य के लिए बताया। किसी भी जगह पे, किसी भी पंचायत में सुव्यवस्थित अस्पतालें नहीं हैं, वहाँ चेकअप की कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं आते हैं, कोई दवाई नहीं मिलती है। चौथी बात उन्होंने सड़क की बात की कि बस आपको NH सड़क ही अच्छी मिलेगी, गांव की जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्टिंग वाली सड़कें हैं, वो आपको एकदम बुरी स्थिति में मिलेगी, आपको पैदल चलने की भी स्थिति नहीं रहेगी। पांचवी बात उन्होंने बिजली बिल की बात की कि बिजली बिल लोगों की बहुत ज्यादा आ रही है। अगर कोई 1 बल्ब 2 बल्ब और पंखा जला रहा है, उसकी भी बिजली बिल 6,000, 7,000, 8,000 रुपया पर मंथ आ रहा है। छठी बात उन्होंने किसान की समस्या के बारे में बात की है। किसानों की समस्या के बारे में उन्होंने कहा कि जो खेती के लिए बीज है, खाद है, वो सब बहुत महंगे हो गए हैं और इसके बदले में, इसके एवज में जो किसान धान उगाते हैं, गेहूं उगाते हैं, गन्ना उगाते हैं, उसका जो रेट है वो बहुत कम मिल रहा है। इस वजह से वहां के किसान जो है, खेती किफायती नहीं हो रही है, किसान लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, उनको आय से ज्यादा खेती में खर्च हो रहा है, इस वजह से खेती लाभान्वित नहीं है। सातवीं बात उन्होंने शौचालय की उठाई। उन्होंने कहा शौचालय सिर्फ कागजों पर बना हुआ है, आज भी जाएंगे, और यह हकीकत भी है कि आज भी जाएंगे तो सड़क पर आपको बिना नाक बंद किए, आप उस सड़क पे, कोई ऐसी सड़क है वहां पे आप बिना नाक बंद किए पार नहीं कर सकते हैं। ये सही बात है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं इस चीज को भली भांति जानता हूं। आठवीं बात उन्होंने कहा कि नल जल योजना एकदम पूरी तरह से विफल है। हकीकत भी हमारे गांव में भी नल जल योजना लगी हुई है, उस पर लाखों करोड़ों खर्च हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ टंकी लगी हुई है। आपको टंकी आपको दिखाई देगी, पानी उसमें नहीं मिलेगा, मोटर नहीं मिलेगा, कोई व्यवस्था है ही नहीं। बस एक
टंकी बैठा करके और उसका पैसा गवर्नमेंट से ले लिया गया। इतनी भ्रष्टाचार। 9वीं बात उन्होंने बाढ़ की समस्या के बारे में बात की, और 10वीं बात उन्होंने बालू ईंट पत्थर जो है वो आम लोगों के इतनी महंगी है कि आम लोगों के पहुंच से दूर हो गई है। उन्होंने ऐसी बात कही। जो चीज प्रशांत किशोर जी ने अपने वक्तव्यों में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो लगभग हर गांव वाले, हर जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, लगभग हर लोग ये देख झेल रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की आत्मा जो है गांवों में बसती है। गांव अगर न रहे तो शहर किसी कूड़े का ढेर बना दिखेगा। गांव में ही सब्जी, धान, खाने पीने की हर वस्तुएं गांव में ही उपजती है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव के उत्थान के बिना भारत का उत्थान संभव नहीं है। गांव के प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। इसलिए देश की प्रगति करना चाहते हैं तो सबसे पहले गांव की उन्नति, गांव की प्रगति के बारे में सोचना पड़ेगा। गांव की प्रगति के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, और इसी चीज के लिए प्रशांत किशोर जी अपने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हुए हैं। उम्मीद है अगले 2025 के इलेक्शन में वो पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव लड़े, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ विजयी होंगे, क्योंकि बिहार की जनता लालू राज और नीतीश राज से, जंगल राज और सुशासन में करप्शन राज से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है, पूरी तरह से एक बौखला गई है। और वो बिहार की जनता इस बार बहुत बदलाव चाहती है। बदलाव तो बहुत दिनों से चाह रही थी, लेकिन उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। इस वजह से, इस कारण कभी लालू जी, कभी नीतीश जी, कभी लालू जी, कभी नीतीश जी, ऐसे सत्ता चलता रहा। लेकिन अब बिहार के लोगों के पास एक विकल्प है, और उम्मीद है कि बिहार के लोग इस विकल्प को जरूर चुनेंगे, इस विकल्प के साथ जरूर जाएंगे। इसी में बिहार का भला भी है। मैं जैसा देखता हूं कि कोई नया चीज आएगा, नए लोग आएंगे, एक नई सोच के लोग, नया युवा आएंगे, तो ही बिहार का विकास हो सकता है, तो ही बिहार में बदलाव हो सकता है। अन्यथा बिहार ऐसे ऐसे कुपात्रों का दंश झेल ही रहा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, प्रशांत किशोर जी का समर्थन करिए। एक नया युवा है, मैं अभी उनसे न मिला हूं, न मैं उनके बारे में जानता हूं, बस जो सोशल मीडिया के माध्यम से जितने जानकारी उनके बारे में है, मैं उसी बेस पे कह रहा हूं। एक नया बिहार में बदलाव होना भी चाहिए। इनको भी देखा जाए 5 साल की क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ तो अच्छा होगा ही। आखिर फिर लालू जी, फिर नीतीश जी, तो क्या उसी जात पात के चक्कर में हम लोग पीस रहे हैं लगभग 35 सालों से। कुछ नया होना चाहिए। मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं बिहार में नहीं रहता हूं, और इसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं बिहार में ट्रांसफर कराकर आना चाहता हूं, लेकिन वैसी परिस्थिति है नहीं अभी इस तरह से कि बिहार में मैं ट्रांसफर करा कर आ सकूं। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी का समर्थन करिए, और आगे आने वाले देखिए क्या करते हैं प्रशांत किशोर जी, पार्टी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। कि हमें उम्मीद है कि पार्टी बनाएंगे, और अगले विधानसभा चुनाव में एक बहुमत की सरकार जो है वो लाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। जय हिंद।